हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब कैसे से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आज सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो आपको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं। लिखा हुआ ये है कि हमें एक इक्वेशन मालूम करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the segment joining a5, 4 and -4, -2। अगर मैं इसको आपको डायग्राम के जरिए समझाऊं तो यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा। क्या लिखा हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर दो एंड पॉइंट है। एक को मैंने नाम दे दिया ए और दूसरे को मैंने नाम दे दिया क्या, बी नाम दे दिया। और उसी वक्त बोला जा रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन भी है। क्या है? एक परपेंडिकुलर लाइन भी है जो मैंने आपके सामने बना दी। लेकिन मेन बात यह है स्टूडेंट, यहां लिखा हुआ है बाइसेक्टर, मतलब जो ये परपेंडिकुलर लाइन है वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बात समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट आप लोगों को, एक लाइन सेगमेंट है और इसी के लाइन सेगमेंट की एक परपेंडिकुलर लाइन है और साथ साथ ये बता देगा वो बाइसेक्ट भी कर रही है। मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है सर? बाइसेक्ट का मतलब आपको मैंने बताया भी था कि किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट। तो इसका मतलब अगर ये लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है तो ये जो लाइन सेगमेंट आपके सामने दिख रही है ए बी वाली, तो ये जो पॉइंट जहां पर इसने बाइसेक्ट करा है परपेंडिकुलर लाइन ने, तो वो जो है ये पॉइंट वो एक मिड पॉइंट होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? आप भी यही बोलेंगे सर कि ये जो पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर लाइन ने बाइसेक्ट करा है वो मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी लाइन का। सही है? तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, जिसको मैंने क्या बोल दिया? सी बोल दिया। अब आप सर ये आप हमें क्यों बता रहे, क्या फायदा है? देखिए हमें इक्वेशन किसकी मालूम करनी है? हमें इक्वेशन मालूम करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब कैसे मालूम करें? तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, हमने इक्वेशन बनाने के अभी तक 3 से 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो 2 फॉर्मूले तो इंटरसेप्ट वाले आप हटा ही दें, बाकी बचे दो। एक कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको किसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो। जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो उसके ऊपर दो एंड पॉइंट हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? y माइनस का y1, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस का x1। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है इक्वेशन बनाने के लिए? जब इस्तेमाल होता है स्टूडेंट जब आपको उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन हो, तो आप उसके जरिए इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी देखें इस कंडीशन के हिसाब से, तो यहां पर जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन के ऊपर कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था कि ये जब इस्तेमाल होता है कि जब आपको उस लाइन का, जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसका स्लोप गिवन हो। तो आप बोलेंगे सर अभी तो हमारे को जो लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है इसका तो स्लोप हमें गिवन नहीं है। और ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल होता है जब स्लोप गिवन हो उस लाइन का और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मौजूद हो। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत मेन बात कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का जब इस्तेमाल होता है स्टूडेंट कि जब आपको उस लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन का स्लोप पता हो और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मौजूद हो। यहां तक की बात क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर यहां तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं, तो हम बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें पता है यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है बाइसेक्टर का, तो ये जो पॉइंट होगा सी वो क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? ए बी का। तो इसका मतलब अगर हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करते हैं, ये सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को मालूम करते हैं, तो ये पॉइंट है वो इस लाइन का भी होगा और ये जो पॉइंट है सी वो इस लाइन का भी है, तो दोनों लाइन का ये पॉइंट होगा। क्लियर है बात? एक पॉइंट का मसला तो हल हो गया, एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब स्लोप का क्या करें? क्योंकि यहाँ पर दूसरा एंड पॉइंट हम ला नहीं सकते, तो अब स्लोप की तरफ जाना पड़ेगा। और याद है मैंने अभी आपको क्या बताया, इस लाइन के, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। स्लोप का रिलेशन नहीं पढ़ा क्या? बिल्कुल पढ़ा है। परपेंडिकुलर रिलेशन, पैरेलल रिलेशन पढ़ा है ना? पढ़ा होगा, मैंने बताया आपको। क्या बोला था मैंने कि अगर दुनिया में कोई भी लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो क्या होगा इनका प्रोडक्ट का स्लोप? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर आएगा किसके? माइनस के 1 के। अगर कोई लाइन, दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या होगा इनका स्लोप? m1 बराबर होगा किसके?
m2 के। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर रिलेशन के जरिए हम इसका स्लोप मालूम कर लेंगे। इस तरीके से हमें पॉइंट भी मिल जाएगा और स्लोप भी पता होगा, तो फिर हम इक्वेशन बना सकते हैं। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आई बात, कोई मसला नहीं है, अब सवाल सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बातें हो गई, अब वक्त आ गया सवाल को सॉल्व करने का स्टूडेंट। चले आए बढ़ते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। तो यहां हम लिखेंगे C is the midpoint of A and C। सही है, क्लियर है यहां तक की बात। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स है 5, 4 है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x1, y1। उसके बाद बी सी पॉइंट है सॉरी ए एंड सी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ए एंड बी होगा। क्लियर है? उसके बाद बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, -2 है। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x2, y2 बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि ये मिड पॉइंट है, तो कौन से फॉर्मूले के जरिए इसके कोऑर्डिनेट्स को मालूम किया जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जाएगा। जल्दी से बता क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x y बराबर होगा किसके? x1 प्लस का x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके जरिए हम x y को पता लगा लेंगे। तो आए सर देर किस बात की? तो यहाँ देखिए x1 क्या है? x1 हमारे पास 5 है, तो मैं ब्लू से करवा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो x1 क्या है? 5 है, ये आ गया 5 प्लस x2 क्या है? -4 है, तो प्लस को आगे लिख दूंगा -4 डिवाइडेड बाय 2, y1 क्या है? y1 4 है, ये आ गया 4 प्लस y2 क्या है? -2, तो प्लस को आगे लिख दूंगा -2 डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 - 4 क्या होगा? 2 होगा, 2 डिवाइड बाय 2, 4 - 2 क्या होगा? 2 होगा, 2 डिवाइड बाय 2 होगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? हमारे को यहाँ मिल जाएगा हमारे को 1, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। किसके कोऑर्डिनेट्स है? इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हमें क्या? 1, 1। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाअल्लाह क्लियर होगी। चले अब क्या करें सर? ये तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब आगे क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था। तो अब हम मालूम करेंगे इस AB लाइन का स्लोप। AB लाइन का स्लोप मालूम किया जाएगा। किससे मालूम करेंगे सर? बताया था ना आपको, स्लोप के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला जब एंगल गिवन होगा तो जब क्या लगाएंगे? m = टेंजेंट थीटा। दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब एक लाइन का जिस लाइन का स्लोप मालूम कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर 2 एंड्स पॉइंट गिवन हो, तो आप उसके लिए स्लोप का क्या फॉर्मूला लगाते हैं? m = y2 - का y1 डिवाइड बाय x2 - का x1। यहां वही लगेगा। तो यहां देखेंगे फॉर स्लोप AB। सही है? तो यहां पे क्या आएगा? ए कोऑर्डिनेट क्या है? कि 5, 4 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, -2 है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? x1, y1। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? x2, y2 बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? y2 - का y1 डिवाइड बाय x2 - का x1। और ये पहली लाइन मैंने इसको अगर बोल दिया तो इसका स्लोप क्या कहलाएगा? m1 कहलाएगा। अब क्या होगा? तो यहां जल्दी से देखिएगा, y2 की वैल्यू क्या है? -2 है। y1 की वैल्यू क्या है? 4 है। x2 की वैल्यू क्या है? -4 है। और उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है? 5 है। क्लियर है यहां तक की बात? माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -9। तो 3 2 6, 3 3 9। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप की वैल्यू 2/3 मिल गई। अब क्या करें सर? अब परपेंडिकुलर रिलेशन को लगाया जाएगा। अगर मैंने इसको लाइन 2 बोला है और इसको लाइन 1 बोला है तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट? यहां मैं लिखूंगा सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 क्या है? परपेंडिकुलर है, तो देन क्या होगा? इनका प्रोडक्ट का स्लोप किसके बराबर आना चाहिए? -1 के बराबर आना चाहिए। तो m1 क्या है? 2/3 है। m2 क्या है? नहीं पता। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट क्या होगा? ये 3 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं क्या होगा? 2m2 बराबर किसके आ जाएगा? -3 के बराबर आ जाएगा। आगे देखिएगा ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास m2 भी आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? अभी तक तो हमने क्या लिया?
क्या करें, अब हम इक्वेशन मालूम कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी हमें इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला बताया था। अब यहां पे लिखेंगे नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चले भाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम, हम जिसकी इक्वेशन मालूम कर रहे हैं उसके ऊपर एक पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर एक पॉइंट है ना सी, तो सी पर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैंने सही कर दिया है। देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर 5 - 4 क्या था, 1 था, तो यहाँ 1 आ गया, 1 / 2 इसका आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सी पॉइंट को क्या लिख दिया, ½ 1। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट होना चाहिए और उस लाइन का स्लोप होना चाहिए। तो उस लाइन का स्लोप क्या है, ये आया है हमारे पास, सॉरी ये आया है M2 क्या है हमारे पास, ये इस लाइन का स्लोप है, इस लाइन 2 का स्लोप है। क्लियर है, तो यहाँ पर उसी लाइन का स्लोप हमें लिखना है जिस लाइन की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं। तो ये उस लाइन का स्लोप है, तो मैं लिख देता हूँ क्या है, m हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 / 2। अगर आप इसको M2 बोल रहे हैं कोई मसला नहीं है, हम इक्वेशन जब बनाएंगे उस वक्त M2 लिख देंगे। क्लियर है, चले ये तो हमारे पास जो मेन चीजें थी हमें बतानी थी वो बता दी। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y - का y1 = M2 x - का x1। चले अब आगे बढ़ते हैं, y - का y1, तो y माइनस y1 क्या है, 1 है, तो ये आ गया 1 = M2 क्या है, माइनस का 3 / 2 है, x माइनस का x1 क्या है, ½ है, ये आ गया ½ स्टूडेंट। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2y - का 2 = उसके बाद ये माइनस का 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, सॉरी कर देता हूं, कोई मसला तो नहीं है वैसे, माइनस क्या हो जाएगा। देखिए मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो करके आपको समझा देता हूं इस बात को। हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये 2 जाके इस y - 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, इस y - 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए पहले 2 जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आगे जरा गौर करिएगा, क्या हुआ, ये माइनस का 3, देखिए अब माइनस का 3 बचा, ये तो 2 तो वहां चले गया ना, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई हुआ x से, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या था 2, ये तो आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, तो 2y - का 2 = ये 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, तो क्या होगा, 3 2 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस का 6x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 जाके वापस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4y - का 4 = माइनस का 6x प्लस का 3। अब आप बोलेंगे सर ये फिर आपने क्या कर दिया, तो मैं आपको समझा देता हूं क्या बात करी मैंने। देखिए 2y - के 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आगे देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4y माइनस प्लस माइनस 2 2 4, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। कोई मसला है, इंशाल्लाह नहीं होगा। चले मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चले, आपको मैंने बताया था x की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये माइनस क्या इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4y है इधर, ये इसको कोई चेंज नहीं करिएगा, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 था, इक्वल टू साइड है क्या होगा, माइनस का 3 = 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x प्लस का 4y माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 = 0। तो यहां जाके हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो यहां जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब जल्दी से दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है कि हमें एक इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की, और वो किससे पास हो रही है, पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 2 है, और इस तरह हो रही है सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस। देखिए अगर यहाँ एक्सिस लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया, और इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। देखिए भाई आपको मैं डायग्राम के जरिए समझाऊं इस बात को। तो यहाँ लिखा हुआ है एक पॉइंट है -3, -2 है, वो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में कर रहा है, 1:2 में कर रहा है। क्लियर है, चले ये बात तो क्लियर हो गई। और आपको मैं चैप्टर 2 के अंदर ये पढ़ा चुका हूं, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन को डिवाइड करता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, x, y होते हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x,
y बोलते हैं। बाकी जो एंड पॉइंट्स इसके लाइन के देखें, यहां पर हमें गिवन नहीं है लेकिन हिंट दी गई है कि वो क्या है, एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में। इसका मतलब अब हमें जो पॉइंट को सपोज करना होगा वो एक्स इंटरसेप्ट पे करना पड़ेगा एक पॉइंट को, और एक पॉइंट को कहां करना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस का वर्ड आ गया है। क्लियर है? और आप सब जानते होंगे इस बात को क्योंकि पढ़ा चुका हूं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या चीज 0 होती है, आप बोलेंगे सर वाई के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो वाई की क्या होगा, वैल्यू 0 किस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a,0। ये a क्या शो कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट को। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में होता है तो स्टूडेंट्स के पास क्या चीज 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0, b। ये b क्या है, y इंटरसेप्ट है। क्लियर है? चले इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है कि यहाँ पर रेशो भी आ गया, यहाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ गया, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा। अब आप बोलेंगे सर एक्सटर्नल डिवीजन का क्यों नहीं लगा रहे, तो मैंने आपको बताया था अगर सवाल में गिवन ना हो कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है तो आप डायरेक्ट इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर मैंने बता भी दिया स्टूडेंट, ये ए और बी क्या है, लेट A and B be the x intercept and y intercept of the given straight line। सही, ये स्ट्रेट लाइन की क्या है, स्ट्रेट लाइन की क्या है, x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट है। क्लियर है? यहां लिख दिया मैंने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेप्ट। देखिए ये इसके कोऑर्डिनेट्स भी तो है ना, जो मैंने आपके सामने लिखे a,0 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है x इंटरसेप्ट के, और वो 0, b क्या है, y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स है। यहां लिख दिया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द x इंटरसेप्ट इज a,0 एंड ऑफ दीज इंटरसेप्ट, आगे इसका मतलब दोनों को शामिल कर लिया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स इज a,0 एंड 0, b रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? चल अब यहां पर मैंने बात शुरू कर दी क्योंकि मुझे अब क्या करना है, इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले को लगाना है। तो मैं बात क्या करूंगा कि ये जो पॉइंट है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, p का नाम दे देता हूं। ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में कर रहा है, 1:2 में कर रहा है। तो मैंने लिख दिया द पॉइंट -3,2 डिवाइड द पोर्शन बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2। तो यहां लेट p पॉइंट क्या है, मैंने p पॉइंट इसको बोल दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,2 है। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x, y। तो मैंने बोल दिया। उसके बाद a,0, ये a,0 क्या है, x इंटरसेप्ट है, पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, x1, y1, दूसरे को क्या बोलेंगे, x2, y2। अब लगा लेते हैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। क्या था, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, x के लिए क्या था, x2 m1 प्लस का m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। क्लियर है यहां तक की बात? तो पहले x के लिए करते हैं, इसके बाद y के लिए करेंगे। तो यहां पर x हमारे को पता है, बिल्कुल पता है, x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये आ गया -3। सही है? इसके बाद x2 क्या है, x2 हमारे पास है 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई है 0, और m1 क्या है, यहां लिख देता हूं, m1 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, और m2 हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? तो m1 क्या है, 1 आ जाएगा, और m2 क्या है, 2 है। x1 क्या है, आधा देख लेते हैं, x1 क्या है, a है, तो ये आ जाएगा a। उसके बाद डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 मतलब 1 प्लस का 2, तो यहाँ 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड में है ना, इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3 से। तो यहाँ देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0 1 0 खत्म, तो 2 a 2 a बच जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा, क्योंकि 0 1 0 खत्म, तो बाकी क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 2 बच गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 3 3 9 हो गया ये तो, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू मालूम करेंगे कैसे, y के जरिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड y किसके बराबर होता है, y बराबर होता है m2 y1 प्लस का m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 होता है। क्लियर है? तो y क्या है हमारे पास, 2 है, तो ये आ गया 2। m2 क्या है, m2 हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 2, और y1 क्या है,
y1 हमारे पास 0 है, तो ये आ गया 0 प्लस m1 क्या है, m1 हमारे पास क्या है 1, और y2 क्या है स्टूडेंट्स, तो y2 हमारे पास क्या है b, तो ये आ गया b डिवाइड बाय m1 प्लस का m2 मतलब 1 प्लस का 2, 1 प्लस 2 क्या होगा 3, 3 जाके से मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 2 का क्या हो जाएगा 6, और 2 0 का 0 खत्म, b1 का b, तो इस तरीके से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट 6 आ गई। तो आप क्या करें सर, तो यहाँ पर ये हमने काम करा क्यों वैसे, तो ये अगर मैं आपसे पूछूं ये a क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये x इंटरसेप्ट है, और अगर मैं पूछूं ये b क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये y इंटरसेप्ट है। अगर हमें किसी भी लाइन की, जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी होती है, अगर हमें उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, बाकायदा सॉल्व करके बताया था, कहां से आया था फॉर्मूला, क्या था x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। क्लियर है, और इसको हम बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर आपको टू इंटरसेप्ट दिखाई देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी आ जाए और वाई इंटरसेप्ट भी आ जाए, और उस वक्त उस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो तो उस वक्त आप इसको लगाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म को। और यहां पर एक्स क्या है वेरिएबल है, ये वाई क्या है वेरिएबल है, ए कॉमा बी, ए पता है बिल्कुल पता है, बी पता है बिल्कुल पता है, तो इस तरीके हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहां पे क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाय a क्या है, a हमारे पास माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस y आ गया और y डिवाइड बाय b क्या है 6 आया है हमारे पास, तो ये आ गया 6 इक्वल टू 1। तो यहां पर ये जो 2 है वो जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय माइनस का 9 प्लस का y डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 1। आप क्या करें सर, तो यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये 6 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 6 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 9 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये एलसीएम का तरीका है, जल्दी से कर लेते हैं। 6 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 2 12 हो जाएगा, ये 9 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, वैसे तो यहाँ माइनस को ऊपर ही लगाता हूँ, आगे माइनस, तो यहाँ जाके सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया 9 जाके मल्टीप्लाई हो तो 9y हो गया, और यहाँ क्या होगा 6 9 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 54। सही है, तो यहाँ पर जाके हमने कर लिया इसको, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 1, ये 54 या डिवाइड में इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये 54 प्लस का है इक्वल टू दूसरी साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यह माइनस का 54 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से मुझे हमेशा याद रखिएगा x के कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है, तो यहाँ मैं माइनस को क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा, माइनस प्लस ये होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 9y हो जाएगा, और माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 54 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं, लेकिन यहाँ पे देख लें क्या जो आपके सामने कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर मैं एक और चीज को कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट, और वो क्या है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट मैं यहाँ पर 3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 3 को भी साथ में कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस के 3 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 3 से क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 होगा, और ये 54 कितने टाइम्स आएगा तो आधा देखते हैं, तो 3 1 3 हो जाएगा, और उसको यहाँ 2 का क्या जाएगा 3 2 का क्या हो जाएगा 3 1 क्या हो जाएगा 3, और 2 उसको दिया तो 3 8 का क्या हो जाएगा 24, ये माइनस का 3 है इक्वल टू दूसरा जाएगा डिवाइड होगा, तो इस तरीके से हमारे को रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगी 4x माइनस का 3y प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो हमें बोला गया था मालूम करने का। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल लगी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, हर चीज मैंने आपको सही तरीके से समझाई। एक दफा रिव्यू भी कर देता हूं, क्या मैंने बताया कि आपको मैंने बताया कि यहां पर बोला जा रहा है पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, और वो किस तरीके से पास हो रही है कि वो एक्सिस को डिवाइड कर रही है, एक्सिस को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में कर रही है 1:2 में। तो यहां पर जो ये पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड किस में कर रहा है रेशियो में कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है 1:2 में कर रहा है। और ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर ये लाइन है वो क्या है एक्स इंटरसेप्ट पे भी कट हो रही है और वाई इंटरसेप्ट पे भी कट हो रही है, जिस तरीके से इसने बोला है। अब यहां पर हमने दिमाग लगाया थोड़ा सा, एग्जामिनर नहीं बताएगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a,0 होते हैं, और y के लिए क्या होते हैं 0, b होते हैं। और ये जब पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है
तो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमने वही बात किया, इंटरनल डिवीजन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसके अंदर से ए भी मालूम कर लिया और बी भी मालूम कर लिया। और जब ए और बी आ गया तो इक्वेशन फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो कर दी इक्वेशन फॉर्म, क्योंकि हमें पता था अगर दो एक्सिस में मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी आ रहा हो, वाई इंटरसेप्ट भी आ रहा हो और उस वक्त हमें इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन की, तो हम आसानी से मालूम करते हैं इसके जरिए। तो ये हमारे पास पता चल गया। ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, कहां से आया, कैसे बनाया, कैसे अप्रोच करा, वो सब बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे जाके हमने इसको पूरा थोड़ा सॉल्व करा और यहाँ जाके फाइनली हमने इसकी इक्वेशन मालूम कर ली। तो इंशाल्लाह यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब चलिए से दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो अभी हमने करा था, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। तो आज जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 है बुक का, लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सब में तो यही बात कर रहे हैं यार, इक्वेशन ही मालूम करनी है चैप्टर के अंदर, वो तो हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, और बोला जा रहा है वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक पॉइंट से भी पास कर रही है और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या दे रही है, ए कॉमा बी दे रही है। उस कंडीशन में पहले वाले सवाल में कोऑर्डिनेट गिवन थे हमारे को, सही वैल्यू। उसके बाद दिया जा रहा है एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, वहां तक की लाइन भी सेम थी, एक्सिस की बात आ गई, आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया और वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट नहीं गिवन। इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट का मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो यहां मिड पॉइंट की बात जरूर आ गई है, क्लियर है, एट द पॉइंट। इसका मतलब ये जो पॉइंट दिया गया है हमारे को, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए कॉमा बी, वो क्या है, मिड पॉइंट है उस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है ए कॉमा बी। तो अब ये ए कॉमा बी मिड पॉइंट है। तो और साथ साथ देखिए, और अब मैं एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बताऊंगा। मुझे पता है एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई की। तो इस तरीके से ए कॉमा 0 नहीं होगा इस बार, ये गलती है मेरी, क्योंकि ए यहाँ पर आ चुका है, बी भी आ चुका है। तो यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा, सी बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, सी बोलूंगा। और इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 0 डी बोलूंगा। क्लियर है यहां तक की बात, क्योंकि ए भी तो हम बोल चुके हैं ना इसको, तो अब इसको आप थोड़े ए भी बोले, कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, सी है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, डी है। इसी बात को मैंने यहां लिख दिया। क्या लिख दिया, लेट सी एंड डी बी द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए कॉमा बी क्या है, पॉइंट है, हमें पता है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, उस पोर्शन ऑफ द एक्सिस को। क्लियर है, पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस। सही है, एक्सिस के दरमियान में जो एक्सिस के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई, ए कॉमा बी जो है वो मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट का ख्याल अपने जहन में आ चुका है ना, तो उस मिड पॉइंट फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं, जहां भी कोई फॉर्मूले की हिंट मिल जाए वो फॉर्मूला तो इस्तेमाल होना ही होना है। जिस तरीके से हमारे रेशो का जिक्र आते ही हमारे ख्याल आ गया दिमाग में इंटरनल डिवीजन का, वो इस्तेमाल हुआ वहां पर। इसी तरीके से बाइसेक्ट का वर्ड आ गया, इसका मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला जहन में आ जाना चाहिए। तो यहां पर मिड पॉइंट क्या ये, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट के एक्स कोमा वाई बोलते हैं। तो यहां लिखा मैंने ए कोमा बी किसके बराबर होगा, एक्स कोमा वाई के बराबर होगा। और ए कोमा 0 क्या है, ए कोमा 0 गलत लिख दिया, रुक जाए एक मिनट, क्या आएगा यहाँ पर, C, 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 0, D आ जाएगा। क्लियर है। तो पहले पॉइंट को हम क्या बनेंगे, x1, y1, और इसको क्या बनेंगे, x2, y2। किसको यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले को। याद हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक याद होना चाहिए। x, y किसके बराबर होगा, x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके सामने आ गया। आइए जल्दी से मालूम कर लेते हैं फायदा क्या होगा, उसको अभी नहीं सोचे, तो मैं आपको इस तरीके से करवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, कोई मसला नहीं है, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। x बराबर किसके होगा, x बराबर होगा x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2। सही है। पहले x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x क्या है हमारे पास, x हमारे पास a है, यह आ गया a इक्वल टू, उसके बाद x1 क्या है, x1 हमारे पास c है, यह आ गया c। उसके बाद x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है, 0 है, यह आ गया 0 डिवाइड बाय 2। ये 2 यहाँ डिवाइड में इक्वल टू चाहिए, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमारे पास c की क्या वैल्यू आ गई, 2a आ गई। आप बोलेंगे सर ये क्या फायदा हुआ, तो ये C क्या है, x इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से हमें x इंटरसेप्ट पता चल गया। अब बात करते हैं किसके लिए, y के लिए। y किसके बराबर होगा,
y1 प्लस का y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू क्या है? b है, ये आ जाएगा b इक्वल टू y1 क्या है? y1 0 है इक्वल टू सॉरी प्लस उसके बाद y2 क्या है? d, तो ये आ गया d डिवाइड बाय 2, ये 2 यहाँ डिवाइड में है इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हमारे पास d भी आ गया। ये d क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब हमें x इंटरसेप्ट भी पता है, अब हमें y इंटरसेप्ट भी पता है। क्या आप अब इस लाइन की इक्वेशन नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने तो आपको बताया था कि अगर x इंटरसेप्ट भी हो और y इंटरसेप्ट भी हो और उस वक्त आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी हो तो बिल्कुल हलवा तरीके से बताएंगे। कैसे बताएंगे? x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। क्लियर है? चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कंडीशन के लिए क्या होगा? नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो क्या लिखूंगा? x ओवर, अब यहां तो उस कंडीशन में तो ये था इंटरसेप्ट, अब इस कंडीशन के लिए इंटरसेप्ट कौन है? c है। x इंटरसेप्ट कौन है? c है, तो ये आ जाएगा c। और y इंटरसेप्ट कौन है? d है इक्वल टू 1। क्लियर है? तो उस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे ना हम तो। अब हम इस कंडीशन में x इंटरसेप्ट को क्या बोल रहे हैं? c बोल रहे हैं, और y इंटरसेप्ट को क्या बोल रहे हैं? d, तो ये आ गया x इंटरसेप्ट, ये आ गया y इंटरसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक की बात? चले अब x डिवाइडेड बाय a, c क्या है हमारे पास? 2a है, ये आ गया 2a। उसके बाद y डिवाइड बाय d क्या है हमारे पास? 2b है, ये आ गया 2b इक्वल टू 1। अब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, यहां क्या होगा? ये 2 तो दोनों के पास है तो इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये सिर्फ b को आप यहां भेज दीजिएगा, इस a को यहां भेज दीजिएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया है ना? तो भाई आप कर दीजिएगा, जो चाहे कर दें। तो यहां पे क्या होगा? सिर्फ ये जो b है वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये a जाके इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये a भी आपस में जाके क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो मैं आसान जबान में समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ आसान जबान में समझाने की। देखिए एचसीएम को कैसे लिया जाता है, इस बात को अपने ध्यान में बिठा लें। क्या होता है? सही है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले प्लस y डिवाइड बाय 2b इक्वल टू 1। सही है? अब मैंने आपके सामने एक लिखा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय, या लिख दिया 3 डिवाइड बाय 2। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत है, सीधा क्या कर देंगे? ऊपर वाले को ऐड करके डिवाइड कर दो इससे। नहीं समझ में आया? क्या होगा? देखिए ऊपर वाले क्या है? 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, और एक दफा इसको लिख दें बस, ये एलसीएम हो गया। क्लियर है? अब यहां पर अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ पर 2 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2b है। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, बस फर्क किसका है? ab का है। तो यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको b से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? a से। तो यहां मल्टीप्लाई भी a से होगा और यहां मल्टीप्लाई भी किससे होगा? b से होगा। बस ये हो गया एलसीएम। क्लियर है? ये आसान तरीका मैंने आपको बता दिया एलसीएम का। क्लियर है? जो चीज की कमी हो उसको मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपको बताइए एलसीएम एक अलग वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। देखिए आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं हर वीडियो में इतना डिटेल में पढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लेंथ बढ़ जाएगी, है ना? तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको एक अलग वीडियो सेपरेट बना के उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों का इस वीडियो में तो टाइम बचे ना। चले अब क्या होगा? ये b मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा प्लस a मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। इसके डिवाइड में भी क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा इक्वल टू 1। अब जब बेसिस दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनको एक दफा लिख देंगे, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे जो भी है। तो px प्लस का ay डिवाइड बाय 2ab इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां तक की बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होगा? डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो bx प्लस का ay इक्वल टू 2ab, ये माइनस का इधर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो bx प्लस का ay माइनस का 2ab इक्वल टू 0। यहां जाके हमने क्या कर लिया? इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। सही है? तो जो हमारा मकसद था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। तो अब जल्दी से मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 आ गया, इसके 3 पार्ट है, जल्दी से कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, लिखा हुआ है इक्वेशन वालों के लिए तो सबके अंदर ये लिखा हुआ है। क्या बात कर सकते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो एक पॉइंट की बात कर रही है, क्या है? 5,6 उसके कोऑर्डिनेट्स है और वो इंटरसेप्ट भी बना रही है ऑन द एक्सिस। देखिए फिर वही वाली बात,
अब एग्जिस्ट की बात आ गई, मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी आ गया, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, और हमें इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो आपके दिमाग में फौरन वो फॉर्मूला आना चाहिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? एक्स डिवाइड बाय ए प्लस वाई डिवाइड बाय ई बी इक्वल टू 1। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इक्वेशन के लिए। जब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता हो तो उसका इक्वेशन आसान है बनाना आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ कंडीशन दी हुई है, वो जो इंटरसेप्ट बना रहे हैं उसकी कंडीशन इस तरह बना रहे हैं एक्सिस पर कि जो उनका मैग्नीट्यूड है वो दोनों का क्या है? इक्वल है और पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अब सबसे पहली बात तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि यहां पर as we know that x divided by a plus y divided by b equal to 1, ये तो हमें पता है। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट? यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां पे आपको क्या लिखना है? कंडीशन। ये जो आपको दी गई है वो क्या है? कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है? बोला ये जा रहा है कि दोनों के दोनों जो इंटरसेप्ट है वो क्या है? बराबर है, इक्वल है, और उनका और क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड का मतलब तादाद से बात हो रही है। अगर x इंटरसेप्ट 2 है तो y इंटरसेप्ट भी क्या है? 2 है। क्लियर? तादाद की बात हो रही है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं कि इनके मुताबिक x इंटरसेप्ट क्या होता है? a होता है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है? b होता है, और वो दोनों क्या है? बराबर है, और क्या है? पॉजिटिव भी है। क्लियर है? तो ये तो हमारी कंडीशन आ गई। अब हम एक ही जगह पे क्या लिखेंगे? b लिखेंगे इन इक्वेशन 1। तो लिखूंगा पुटिंग a इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1। क्लियर है? तो अब जहां जहां a है वहां वहां क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको क्या बताया था कि अब हम इस इक्वेशन 1 के अंदर क्या करेंगे? a की जगह क्या पुट कर देंगे? b। तो यहाँ a जहां लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूंगा मैं? b लिख दूंगा, क्योंकि कंडीशन क्या दी हुई है कि जो इनके इंटरसेप्ट है वो क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव है। तो a क्या किसके बराबर आ गया? b के, और दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो अब मैंने b की जगह क्या लिख दिया, और सॉरी a की जगह क्या लिख दिया? b लिख दिया। और आप सबको पता होना चाहिए जब डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है? b भी है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? x प्लस का y डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। एक दफा लिख देते हैं। उसके बाद क्या? ये b यहां पर डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो x प्लस का y किसके बराबर आ जाएगा? b के बराबर आ जाएगा। अब सर क्या करें? क्या सॉल्व हो गया? इक्वेशन पता चल गई? नहीं स्टूडेंट। क्या यहां पर आपको पॉइंट दिया हुआ है? इस पॉइंट का कोई ना कोई तो काम है, जब भी तो दिया हुआ है ना। तो अब हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट, जो ये लाइन थी, सही, जो लाइन जो है वो किससे पास हो रही है? इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मतलब जब मैं x और y की जो वैल्यू इस पॉइंट से लेके डालूंगा तो इस तरीके से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं समझ में आए? कोई बात नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं। सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, सॉरी एक और दफा लिख दिया मैंने, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5.5, सही है। तो फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे हम? x1 किसके बराबर आ गया? 5 के, और y1 किसके बराबर आ गया? 6 के। सॉरी x को है तो यहां पर आ जाएगा x किसके बराबर आ गया? 5 के। सही है? तो यहां पर हमने पता लगा लिया कि x किसके बराबर आ गया? 5 के, और y किसके बराबर आ गया? 6 के। तो अब हम इस x और y की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो देखिएगा जरा, x की जगह क्या आ जाएगा? 5 प्लस का y की जगह क्या आ जाएगा? 6 इक्वल टू b। 6 और 5 11। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। अब क्या करें सर? इस b की वैल्यू को ले और इसके अंदर डाल दे। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। क्या लिखूंगा? पुटिंग, या पुट लिख दीजिएगा, पुट b इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 2। क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा मैं सिर्फ b की जगह क्या लिख दूंगा? 11 लिख दूंगा। तो x प्लस का y इक्वल टू 11, सही है। और ये प्लस का 11 है, इक्वल टू दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। और यहां जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल थी? बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ कंडीशन को पढ़ना है, कंडीशन को समझना है, और बहुत आसान सी कंडीशन आपके सामने है। क्या हो रहा है? मैग इंटरसेप्ट बंदा है जो इस तरह बना रहे हैं कि जो उनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और वो दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। सही है? इक्वल से मुराद क्या है? बराबर है। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां पर ये पहला पार्ट खत्म हुआ, आप दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है दूसरा पार्ट। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कंडीशन में, बाकी सब तो वही है, आप इसको छोड़ दें। अब बाकी कंडीशन को पढ़ते हैं। कंडीशन अब दूसरी है तो यहां लिख देता हूं, पहली नहीं है, क्या है? दूसरी आ चुका, दूसरा पार्ट आ चुका। क्या है लिखा हुआ? ये है स्टूडेंट कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अभी भी वही लाइन बोला है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है? सेम है, बराबर है दोनों, लेकिन बोला अपोजिट साइन है। क्या है?
अपोजिट साइन है, मतलब क्या है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। सही है, तो इस तरीके से मैं क्या बोलता हूं, अगर ये पॉजिटिव है क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर ही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस a इक्वल टू की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस बी पुट कर दूंगा, a की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस बी, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहां देखिएगा x डिवाइडेड बाय a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, उसके बाद प्लस y डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। यहां तक की बात क्लियर है। ये माइनस आप इधर लगाएं या इधर लगाएं, बात एक ही है। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, b है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता, माइनस का x प्लस का y डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। तो ये b डिवाइड में इक्वल टू दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। और यहां पर हमेशा x को पॉजिटिव रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को वहां ले जाऊंगा और इसको इधर ले आता हूं, या तो अब इसको यही छोड़ दें। सही, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। अब क्या करें सर, तो अब यहां पर लिखेंगे वही बात लिखेंगे जो हमने अभी लिखी थी, कि जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है 5,6 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो बस पुट कर देते हैं, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5 और y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा, इक्वल टू b के बराबर आएगा। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू को क्या करें सर, इसके अंदर पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्लियर है। तो यहां पर इसके अंदर b की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 1, ये वहां ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लियर है। या तो आप इक्वल टू 0 यहां पे लिख दे, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जो हमें मालूम करनी थी। कोई मुश्किल लगी, नहीं लगी चाहिए स्टूडेंट, बहुत आसान सवाल है। क्लियर है। चले अब जाके जल्दी से तीसरी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3 लिखा हुआ है। आप तीसरी कंडीशन पे गौर करिएगा, एक सवाल तो हम पढ़ चुके हैं, कंडीशन मेन चीज है। लिखा हुआ क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसके, x इंटरसेप्ट के। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो आप मुझे सर बोलेंगे कि y इंटरसेप्ट को तो हम बोलते हैं b, और वो क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू हो गया, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, x इंटरसेप्ट के। x इंटरसेप्ट क्या है, a है। तो ये बन गया हमारी कंडीशन। क्लियर है। कोई मुश्किल है, इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चले अब यहां पर ये तो कंडीशन बन गई। अब यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग b इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर एक b की जगह क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। तो देखिएगा x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2a आ जाएगा, इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले लेंगे। तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लिया जाएगा आराम से। तो देखिएगा 2x प्लस का y डिवाइडेड बाय 2a इक्वल टू 1, ये 2a यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाएगी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब क्या करें सर, तो यहां आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको अब यहां बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप यहां लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, 5,6 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हम यहां लिख देंगे x की जगह क्या लिख देंगे 5 और y की जगह लिख देंगे 6। तो देखते हैं x की जगह क्या आ जाएगा 5 और y की जगह क्या आ जाएगा 6, और इस तरीके से 2a। क्लियर है। तो यहां देखिएगा x की जगह 5 आ गया, y की जगह 6 आ गया, 5 2 जा 10 हो गया, 10 प्लस 6 इक्वल टू 2a, तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू a, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो a क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या करा, तो बहुत आसान सा काम किया मैंने, 10 और 6 कितने होते हैं 16, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू सारा क्या होगा डिवाइड, तो 16 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 8 होता है। क्लियर है। तो यहां जाके a की वैल्यू मिल गई। अब इस a की वैल्यू को क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर a की जगह क्या पुट कर देंगे 8, तो क्या मिलेगा हमारे को 2x प्लस का y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस का y इक्वल टू a टू द 16 हो जाएगा। ये प्लस का 16 है, इधर आके क्या होगा माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां जाके हमने इसकी भी इक्वेशन मालूम कर ली। तो अब एक या दो क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से करवा के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का। इंशाल्लाह आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू 2,7 and -6,5 to a line through 1,-4 is 135 degree। बता दें इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारे स्टूडेंट को इस समझ में नहीं आया होगा कि क्या बोला गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बोला जा रहा है कि लाइन 1 है हमारे पास, उसके ऊपर दो पॉइंट्स है जैसा कि इन्होंने दिए हुए हैं, और एंगल कहां से फॉर्म हो रहा है लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ, और लाइन 2 जो दी जा रही है उसके ऊपर से कितने पॉइंट है, एक ही पॉइंट दिया जा रहा है और हमें एंगल बता दिया गया। और अब हमसे बोला जा रहा है जिस लाइन के ऊपर से एक पॉइंट है, सही है, उस लाइन की इक्वेशन बता दो, मतलब सेकंड लाइन की इक्वेशन बता दो। नहीं बता सकते, बिल्कुल बताते हैं। देखिए एंगल का जिक्र आ गया, इसका मतलब आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए जो हमने पढ़ा 2.4 एक्सरसाइज में। क्या था वो फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होगा, अगर एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ फॉर्म हो रहा होगा तो ये फॉर्मूला होगा, है ना। तो अभी लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ फॉर्म हो रहा एंगल, तो ये फॉर्मूला आ गया। क्या था, m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 या m2 m1 कर दे, कोई मतलब नहीं है, सही है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये हम क्यों करेंगे, ये काम हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें देखिए जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है, सही है। अगर देखिए मेरा को दो फॉर्मूले पढ़ा है इक्वेशन बनाने के, सही है। अगर पॉइंट आपको गिवन हो तो क्या होता है, अगर आपको एक पॉइंट गिवन होता है तो आपको उस लाइन का स्लोप अगर पता चल जाए, जिस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और जिस लाइन की इक्वेशन मालूम कर रही है उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो और उस लाइन का स्लोप आपको पता हो तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाए। पॉइंट तो पता नहीं लगा सकते, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो हम स्लोप जरूर मालूम करते हैं। अब आप बोलेंगे सर स्लोप कैसे पता चलेगा, देखिए इस लाइन 1 है इसका स्लोप क्या होगा m1, ये लाइन 2 है इसका स्लोप क्या होगा m2। अब हमें m1 पता होगा, निकाल लेंगे अभी, सही है, m1 निकाल लेंगे और यहां पर देखिए m1 निकाल लेंगे तो m1 को यहां पुट कर देंगे, थीटा हमें पता है तो m2 आराम से निकल जाएगा। क्लियर है। मुझे लगता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें m1 का स्लोप चाहिए, लाइन 1 का स्लोप चाहिए। तो यहां हम काम करते हैं किसके लिए, लाइन 1 के स्लोप के लिए। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ H2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले L1 का स्लोप मालूम करेंगे। तो L1 का स्लोप मालूम करना है तो उसके ऊपर दो पॉइंट्स है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये एक पॉइंट क्या है 2,7 लिख दिया, दूसरा पॉइंट क्या -6,5 है लिख दिया। पहले पॉइंट को एड्रेस को क्या बोलेंगे x1, y1, दूसरे पॉइंट को एड्रेस को क्या बोलेंगे x2, y2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। तो देख लेते हैं y2 क्या है 5 है, आ गया 5, माइनस y1 क्या है 7 है, और x2 क्या है माइनस का 6 है, और x1 क्या है 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 7 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2 हो जाएगा और 2 4 सा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 मिल जाएगा लाइन 1 का स्लोप। अब क्या करेंगे, अब यहां पर लिखेंगे, सही है। तो हम यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है किसके, m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। क्लियर है। तो हमें पता है थीटा कितना है 135 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू m2 क्या है नहीं पता, तो m2 का m2 ही छोड़ देंगे, माइनस m1 क्या है, m1 हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 है, उसके बाद 1 प्लस m1 क्या है, m1 हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4 है, 1 डिवाइड बाय 4, और m2 क्या है m2 ये। क्लियर है, यहां तक की बात तो क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। tan 135 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। m2 यहां देखिए m2 के डिवाइड में क्या है 1 है, और यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, कैसे लेंगे, ये 4 जाके m2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 जाके m2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 4m2, ये 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, और 4 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा
ये 4 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, इसके डिवाइड में क्या है 1, और 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा, और m2 मल्टीप्लाई बाय 1 m2 ही रहेगा। इसके बाद डिवाइड बाय 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या बचेगा 4m2 माइनस का 1, और डिवाइड में क्या है 4 प्लस m2 है, ये 4 प्लस m2 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाएगी माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यही काम मैंने कर दिया। आगे क्या करेंगे, इस -1 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो -1 4 था -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, m2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब m2 और m2 का क्या कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, इन दोनों जो माइनस वाले हैं इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4m2 अपनी जगह पर है, ये माइनस का था इस तरह के क्या हो गया प्लस का हो गया, ये माइनस का था इस तरह के क्या हो गया प्लस का हो गया, और वो माइनस का 1 ही था, इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, तो 4 प्लस 1 क्या होता है 5m2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गए 3 बच गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5m2 प्लस 3। हमें तो m2 चाहिए, हमें तो सेकंड स्लोप के वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये प्लस का 3 इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 5 क्या हो रहा है m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास m2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी। अब क्या करें सर, आप बिल्कुल वही काम करेंगे। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन का स्लोप भी पता है और उस लाइन पर एक पॉइंट भी पता है, तो यहां लिखेंगे नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्या करेंगे, तो यहां पर जो पॉइंट गिवन है वो लिख देंगे 1, माइनस का 4 जो पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1, y1 होगा, और जिस लाइन का स्लोप हम लोग इक्वेशन मालूम करें उस लाइन का स्लोप क्या है m2 है, तो m2 क्या है हमारे पास माइनस का 3 डिवाइड बाय 5 है, और इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1। तो जल्दी से पहले पुट कर लेते हैं, तो y माइनस का y1 क्या है माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। क्यों हो जाएगा आप सब जानते हैं अगर वीडियो देखते हैं मेरी। उसके बाद m क्या है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 5, और x क्या होगा हमें तो नहीं पता है, x तो वेरिएबल है यहाँ पर, x1 क्या होगा 1, x1 क्या होगा 1 है, x1 क्या है 1 है। अब आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा आगे क्या होगा y प्लस 4 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। आगे देखते हैं, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 1। क्लियर है, चले अब 5 मल्टीप्लाई होगा y से, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस का 5 4 का क्या हो जाएगा 20, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये हो जाएगा 3x, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 1 का क्या हो गया 3। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो हमेशा हमेशा x की वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, x के कोएफिशिएंट को क्या रखना है पॉजिटिव रखना है। तो ये माइनस का इधर क्या होगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 5y हो गया, ये प्लस का 20 था, ये प्लस का 3 था, इधर आके क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब क्या करें सर, तो बस एंड पे पहुंचने वाले हैं 3x प्लस का 5y प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 का कितने बचे 17 इक्वल टू 0। यहां जाके हमने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है 3x प्लस का 5y प्लस का 17 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी है ना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। स्टूडेंट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।